एंशिएंट हिस्ट्री की जो अवधारणा है वो यह है कि भारत के पश्चिमोत्तर में एक सिंधु घाटी की सभ्यता थी और इस सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया 1500 ईसा पूर्व में। अब इस पर आप डिबेट मत चलाइएगा, क्योंकि कोई 1750 ईसा पूर्व कहेगा, कोई 1500 ईसा पूर्व कहेगा, कोई 1300 ईसा पूर्व भी कहेगा। मोटा मोटी मैं बता रहा हूं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन 1500 ईसा पूर्व में माना जाता है अमूमन, और यह बताया जाता है कि 1500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया क्योंकि आर्यों का आक्रमण हुआ सिंधु घाटी की सभ्यता पर, और सिंधु घाटी की सभ्यता के नगर नष्ट विनष्ट कर दिए गए, या सिंधु घाटी की सभ्यता आर्यों के द्वारा जीत ली गई। यही अब ये बताइए कि सिंधु घाटी की सभ्यता 1500 ईसा पूर्व में अगर जीत ली गई, मान लीजिए कि जीत ली गई, तो सिंधु घाटी की सभ्यता में बड़े बड़े नगर थे। मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, और तमाम बड़े बड़े नगर थे। उन नगरों में ऊंचे ऊंचे मकान थे, ऊंची ऊंची इमारतें थी, ईंट की बनी हुई, शानदार चौड़ी चौड़ी सड़कें थी राजमार्ग की तरह। क्या नहीं था, क्या नहीं था। तो इतने बड़े बड़े नगरों को जब आर्य लोग जीत लिए, ऊंचे ऊंचे मकानों को, तो फिर हम लोग जो ये वैदिक युग में जो हम लोग पढ़ाते हैं कि वैदिक युग के लोग कच्चे मकानों में रहते थे, झोपड़ी बनाकर रहते थे, नरकुलों की झोपड़ियां भी थी। आप सोच सकते हैं कि जो आर्य लोग इतने बड़े बड़े नगर को जीत लिए, इतनी ऊंची ऊंची मकानों पर कब्जा कर लिए, तो भला वे कच्चे मकानों में क्यों रहेंगे, झोपड़ी में क्यों रहेंगे? क्या आपको यह इतिहास का विरोधाभास नहीं लग रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता नगरीय सभ्यता थी और उसको आर्य लोग जीत लिए नगरीय सभ्यता को। तो नगरीय सभ्यता को जब जीत लिए तो फिर अपनी सभ्यता को क्या वे ग्रामीण बना देंगे? क्योंकि वैदिक युग तो मूल रूप से ग्रामीण था। ऐसा होता है, जब जीत लेंगे तब उन्हीं मकानों में रहने लगेंगे। ऊंचे ऊंचे मकानों को कौन छोड़ेगा? उतनी बेहतरीन सड़कों को कौन छोड़ेगा? कोई तो छोड़ेगा नहीं। जब मोहनजोदड़ो जीत लिया गया, हड़प्पा जीत लिया गया, तो फिर कच्चे मकान झोपड़ी बनाकर रहने की जरूरत तो है नहीं। फिर और मान लीजिए कि आर्यों ने नष्ट भ्रष्ट कर दिया तमाम नगरों को, तमाम सड़कों को, तो फिर अगर कोई कच्चा मकान बनाएगा
तो सिंधु घाटी सभ्यता के ऊपरी लेयर पर जो बाद में जीते हुए लोग आए, उनकी सभ्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी? उनकी संस्कृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो क्या मोहनजोदड़ो, हड़प्पा के ऊपरी तल पर, ऊपरी लेयर पर क्या आर्यों की बस्तियों के अवशेष मिले? जब खुदाई होने लगी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की, तो क्या आर्य लोग जब उसको जीते थे, वहां कोई जीतता है तो वहां बसता है, तो बसे होंगे लोग, तो उनके औजार होंगे, उनके मकानों के अवशेष होंगे, उनकी बहुत सारे पुरातात्विक अवशेष मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नगर के ऊपरी सतह पर मिलेंगे? नहीं मिलते। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी की सभ्यता किसी के द्वारा जीती नहीं गई थी, क्योंकि जो विजेता है उसके अवशेष तो नहीं मिलते हैं। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए कि सिंधु घाटी सभ्यता बड़ी शानदार सभ्यता थी। एक क्षण अगर मान भी लीजिएगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता नष्ट भ्रष्ट हो गई, सारे नगर मटिया मेट हो गए, कुछ भी नहीं बचा, तो ये बताइए कि ये जो ईरान का जो हखामनी साम्राज्य था, उसका एक प्रांत सिंध और पंजाब था, और हखामनी साम्राज्य को सिर्फ सिंध और पंजाब प्रांत से, माने सिर्फ एक प्रांत से जो सोना जाता था सालाना, वो 360 टैलेंट, और 360 टैलेंट का मतलब होता है 8,300 किलो, 8,300 किलो सालाना केवल सिंध और पंजाब से। इतना सोना ईरान का जो साम्राज्य था, हखामनी साम्राज्य, वहां जाता था। यह बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, इस बात को हेरोडोट्स ने लिखा है, और हेरोडोट्स की बात को आप झुठला भी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि हेरोडोट्स इतिहास के जनक हैं, पिता हैं, वही तो कह रहे हैं। तो इतने सारे सोने सिंध और पंजाब से कैसे जाते थे ईरान? 8,300 किलो। एक और विदेशी इतिहासकार हुए, उनका नाम था स्ट्रैबो। जिस सिंध और पंजाब में सिंधु घाटी की सभ्यता है, वहां कितने नगर थे सिकंदर के जमाने में, आप उसका डाटा जरा सुन लीजिए। सिकंदर के जमाने में ये बात स्ट्रैबो ने लिखी है कि सिकंदर के समय में झेलम और चिनाब, ये पंजाब की नदियां हैं, झेलम और चिनाब के बीच 300 नगर थे, और झेलम और ब्यास के बीच 500 नगर थे। उतने ही दूर में 800 नगर थे, और आप कहते हैं कि पूरा वीरान हो गया, इंडस वैली नष्ट भ्रष्ट हो गया। वो कौन सी सभ्यता थी जिसके इतने नगर थे? बहुत सारे लोग मारे गए, ऐसा इतिहासकारों ने वर्णन किया है,
और आपको आश्चर्य होगा कि हखामनी साम्राज्य जो था ईरान का, वो बहुत विशाल साम्राज्य था। मतलब कि ग्रीक तक फैला हुआ था, पेशावर से लेकर के। अब कितना बड़ा साम्राज्य था आप सोच सकते हैं। उस साम्राज्य की जो सबसे बड़ी जनसंख्या थी वो सिंध और पंजाब में ही रहती थी। और आप कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्र है वो वीरान हो गया था। सबसे सघन आबादी सिंध और पंजाब की थी। आपको कुछ इतिहास का यह विरोधाभास लग रहा है? मैं ये कह रहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो ये बताइए कि नगरीय सभ्यता को नष्ट कर अगर कोई दूसरी सभ्यता आती है, जिसे हम वैदिक युग कहते हैं, तो क्या वो अपनी सभ्यता को ग्रामीण बना लेगी? आपको यह इतिहास बोध उल्टा नहीं लगता है? हम लोग जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लेखन कला थी वह बहुत डेवलप थी। 400 लिपि चिन्ह हम लोगों को सिंधु घाटी की सभ्यता से मिलते हैं। और अचानक हम लोग वैदिक युग में पढ़ाने लगते हैं कि लेखन कला का विकास नहीं था और लोग मौखिक ही याद करते थे। क्या यह इतिहास बोध आपको उल्टा नहीं लग रहा है कि अचानक एक पढ़ी लिखी सभ्यता के पास कोई लेखन कला न हो? सिंधु घाटी की सभ्यता व्यापार मूलक सभ्यता थी। सब आप जानते हैं कि ऊंच कोटि का वहां व्यापार था। और फिर 1500 ईसा पूर्व में जब वो जीत लिया गया, दूसरी सभ्यता अगर आ गई तो वह क्या कृषि प्रधान सभ्यता हो जाएगी? पशुपालक सभ्यता हो जाएगी? ऊंचे ऊंचे मकानों में रहने वाली जो सभ्यता थी उसको नष्ट करने वाले, उसको जीतने वाले जो लोग थे, अचानक क्या गाय और भेड़ चराने लगेंगे? आपको यह इतिहास बोध कुछ उल्टा नहीं लग रहा है? हम लोग जैसे कि पढ़ाते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया 1500 ईसा पूर्व में। तो 1500 ईसा पूर्व में जब सिंधु घाटी की सभ्यता का पतन हो गया और वैदिक युग आ गया, तो क्या आप इतिहास में यह पढ़ते हैं कि वैदिक युग का पतन कब हुआ? इसका भी तो पतन हुआ होगा। मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। लेकिन आपने कहीं पढ़ा कि वैदिक युग का कब पतन हुआ? वो कौन सा युद्ध हुआ? क्योंकि आगे जो हम लोग वंशों का नाम देखते हैं, जैसे हर्यक वंश, बड़ा साम्राज्य था हर्यक वंश का, और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार थे। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की मैं बात कर रहा हूं। और इसके आखिरी राजा का नाम था हर्यक वंश के नागदशक। नागदशक उस राजा का नाम था। अब इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। नागदशक का मतलब ही हुआ कि वे लोग नाग डायनेस्टी के थे, नाग वंश के थे, नागकुल के थे। यही कारण है कि बहुत सारे इतिहासकारों ने हर्यक वंश न लिख करके हर्यक नाग वंश लिखा है। हर्यक नागों का ही वंश था। और हर्यक वंश का जब पतन हुआ तो फिर कौन वंश आया? शिशुनाग वंश। और शिशुनाग में तो खुद ही नाग जुड़ा हुआ है।
तो ये आर्यों ने जब कब्जा किया होगा तो उनसे नागों ने जब छीना होगा, उसका इतिहास कहां है? वो कौन सा युद्ध हुआ था इतिहास में? ये फिर नाग लोगों का शासन आ गया, हर्यक नाग का, शिशुनाग का। इसके बाद नंद वंश का, मौर्य वंश का। तो ये जो विजेता लोग थे, ये लोग कहां गए? अब इन लोगों का इतिहास कहां है? दूसरी बात कि आप बताते हैं कि मोहनजोदड़ो नष्ट भ्रष्ट हो गया, नेस्तनाबूत हो गया, इसीलिए उसका नाम है मोहनजोदड़ो, माने मुर्दों का टीला। अब वहां आदमी नहीं बल्कि मुर्दा रहते थे। मरे हुए लोगों का केवल 100 था, वहां आदमी नहीं थे। ठीक है, देखिए मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई, तो मोहनजोदड़ो की खुदाई में स्तूप नहीं मिला है, बल्कि स्तूप की खुदाई में ही मोहनजोदड़ो मिला है। ऐसे बोलिए, सिंधु घाटी की सभ्यता स्तूप की खुदाई में मिली है। मैं ये कहने जा रहा था कि अब तो कुछ जो कहा था मैं भूल ही रहा हूं, थोड़ी देर में बात आएगी दिमाग में या नहीं आएगी। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मोहनजोदड़ो को मुर्दों का टीला कहा जाता है, मतलब कि वो वीरान हो गया। तब ये बताइए कि 1931 तक ये मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो, इसका नाम हो गया मुर्दों का टीला। मुर्दों का टीला तो आप मान लिए क्या कि बिल्कुल वीरान था। लेकिन देखिए, मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो 1931 तक, नोट कर लीजिए कहीं डायरी में, 1931 तक इस मोहनजोदड़ो से 4348 कुषाणकालीन सिक्के मिले। कितनी संख्या? फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, 4348 सिक्के मिले। आप सोच सकते हैं कि वो कितना बड़ा केंद्र रहा होगा कुषाण काल में, वो भी बौद्ध केंद्र रहा होगा, क्योंकि जो सिक्कों का नेचर है वो मूल रूप से बुद्धिस्ट है। और जहां मोहनजोदड़ो में जो स्तूप है उसके आसपास बहुत सारे बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, बौद्ध मठ के। उन्हीं मठों में उसके आसपास ही सब सिक्के मिले। बस ये 24 चल रहा है ना, नवंबर 23 में, 6 महीना पहले एक घड़ा फिर सिक्का मिला है। इंटरनेट अगर टाइप करते होंगे तो देख लीजिए। 100 से अधिक सिक्के सभी कुषाण काल के हैं, और कुषाण राजे बौद्ध राजे थे। तो जब वहां मुर्दा रहते थे, वहां आदमी रहते ही नहीं थे, तो इतने बड़े पैमाने पर बौद्ध सिक्के कहां से मिल रहे हैं? इसका मतलब क्या? ये मोहनजोदड़ो जीवित था, कुषाण काल में भी जीवित था। मेला जैसा वहां माहौल था, वहां उनके पुरखों का स्तूप था। अगर इतिहासकार बताते हैं कि मोहनजोदड़ो का जो स्तूप है वह कुषाण काल का है,
कुषाण काल का बताते हैं। और उनका आधार क्या है बताने का? एकमात्र आधार यही है कि वहां से कुषाण काल के सिक्के मिले हैं। लेकिन कुषाण काल के सिक्कों से उस मोहनजोदड़ो का जो बौद्ध स्तूप है उसका कोई संबंध नहीं है उसके निर्माण से, क्योंकि मोहनजोदड़ो का जो स्तूप है उसकी जो ईंटें हैं उसमें जो मटेरियल लगा हुआ है, उसमें जो अवशेष मिल रहे हैं, सब इंडस वैली सिविलाइजेशन के कंटेम्पोरेरी है, समकालीन है। इसीलिए पश्चिम के विद्वान इधर बीच उस स्तूप को बताने लगे हैं कि यह जो इमारत है वह सिंधु घाटी सभ्यता के समय की है। अब स्तूप है या कोई और चीज है, एक अलग से फिर कल्पना की गई है, लाई गई है, लेकिन वह बौद्ध स्तूप ही है। और वो बौद्ध स्तूप अगर कुषाण काल का वो स्तूप होता तो कुषाण काल के स्तूप में तथागत बुद्ध की ये प्रतिमा बनी होती थी। कहां प्रतिमा है? प्रतिमा तो है नहीं। कुषाण काल का यदि वह स्तूप होता तो उसकी गली गली में, मोहनजोदड़ो की गली गली में बुद्ध की मूर्तियां होती। हालांकि इधर बीच वहां से बुद्ध की मूर्ति भी मिली है, बस 1 साल पहले मिली है। अब तो बातें बहुत विस्तार में चली जाएंगी, लेकिन मैंने कुछ सूत्र दिया है, इस पर आप लोग विचार कीजिएगा। फिर आगे दिन इस चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।